बौद्ध काल में भारत में शिक्षा का जबरदस्त विकास हुआ। ठीक है, सबसे ज्यादा श्रेय जाता है उस दौरान। वैसे अगर सबसे बड़ा सेंटर हम कह सकते हैं कि माने आधुनिक समय में अगर पहली पाठशाला, अगर शिक्षालय अगर कुछ कोई था तो तक्षशिला विश्वविद्यालय। ठीक है, संगठित रूप से शिक्षा देने की व्यवस्था अगर सबसे पहले कहीं हुई तो उसका नाम कहाँ है? तक्षशिला विश्वविद्यालय। अब वो जगह कटकर कहाँ चला गया है? पाकिस्तान में। नहीं, वर्तमान में जो रावलपिंडी का वगैरह का जो इलाका है वहां तक्षशिला था। तक्षशिला नाम कैसे पड़ा उस पर? उसकी स्थापना किसने की पता है आपको? तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना महाराजा भरत ने किया था। ठीक है, और नाम तक्षशिला क्यों पड़ा? इसलिए कि राजा भरत के पुत्र का नाम था तक्ष, और तक्ष को उस विश्वविद्यालय का पहला संचालन की जिम्मेवारी दी गई थी, इसीलिए उसका नाम पड़ा तक्षशिला। तक्षशिला से आपको पता है संबंध किन किन लोगों का रहा है पता है? बिहार के भी एक बहुत बड़े राजा का नाम रहा है, बिहार से जुड़ा हुआ नाम है क्या? चाणक्य तो बिहार के रहने वाले नहीं थे वैसे, ठीक है, संबंध है। चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, मगध अंपायर के सबसे बड़े, एक तरह से कह सकते हैं कि भारत के लिए भारत का सबसे बड़ा सम्राट कह सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को। नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य इसी पाटलिपुत्र के रहने वाले थे, यही पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी। और उस समय का मगध डायनेस्टी जो है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राजवंश रहा है भारतीय इतिहास का, मगध साम्राज्य। नहीं, और उसकी राजधानी यही पाटलिपुत्रा जहां हम लोग अभी हैं, यही पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य का केंद्र रहा। यही कुसुमपुर कहा जाता था कभी इसे, नहीं, कई नाम से हम लोग जानते हैं इसे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज है कि हमने दुनिया को दिया बौद्ध पीरियड में तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तक उस समय में वहां लगभग जिस समय में सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पर, उस समय लगभग 10,500 स्टूडेंट पढ़ा करते थे वहां। और टीचर्स का रेशियो क्या था पता है? 1:5 का। अब अनुमान लगा लो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या रहा होगा। ठीक है, चरक का नाम सुना है? चरक कौन थे? आयुर्वेदिक मेडिसिन के जनक माने जाते हैं। नहीं, ये सभी उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे। पतंजलि का नाम सुना है? सभी उसी विश्वविद्यालय के छात्र रहे, तक्षशिला विश्वविद्यालय के। ठीक है, और उस जमाने में तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरी दुनिया से छात्र पढ़ने आया करते थे। आज कहां जाते हैं भारत के छात्र और पूरे दुनिया के छात्र पढ़ाई करने के लिए? कहां जाते हैं? किसी भी देश की विकास और समृद्धि का अनुमान उस देश की शिक्षा व्यवस्था से लगाया जा सकता है। आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश कौन है? अमेरिका। सबसे अधिक हिंदुस्तान के विद्यार्थी पढ़ाई करने कहां जाते हैं? अमेरिका। नहीं जाते हैं ना। रोजगार के लिए सबसे ज्यादा भारत से पलायन कहां होता है? मैंने अब सीटर वाला जॉब के लिए तो सऊदी अरब जाता है लोग, नहीं, ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कहां जाते हैं? सिलिकॉन वैली कहां है? डॉक्टर्स कहां सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं? अमेरिका में। रिसर्च करने के लिए लोग कहां जाते हैं? अमेरिका जाते हैं। उस जमाने में क्या हुआ करता? पूरी दुनिया के विद्यार्थी तक्षशिला विश्वविद्यालय आया करता था, इसीलिए भारत को स्वर्ण युग कहा जाता है उस दौर को। इसीलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता है, आज की शिक्षा व्यवस्था के कारण नहीं, बल्कि तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, वल्लभी विश्वविद्यालय, इन विश्वविद्यालयों की जो क्वालिटी थी, जो डिलीवरी थी, जो उपलब्धियां थी, उन उपलब्धियों के आधार पर भारत विश्वगुरु भी था और भारत सोने की चिड़िया भी था। इसीलिए उस दौर को भारत का स्वर्णयुग कहा जाता है। तो ये हो गया हमारा स्वदेशी शिक्षा प्रणाली। अब चलिए आते हैं विदेशी शिक्षा प्रणाली में। स्वदेशी के अंदर हमने प्री बुद्धिज्म और बुद्ध काल की चर्चा किया। अब हम